लालची मटन वाला। बिहार में मुन्ना और कन्ना नाम के दो मटन के व्यापारी रहते थे। कन्ना बहुत लालची था, लेकिन उसका मटन स्टॉल खूब चलता था। लोग उसके दुकान पर ही भीड़ लगाते थे। बेचारा मुन्ना उसकी दुकान हमेशा खाली रहता था। एक दिन कन्ना के दुकान पर खूब भीड़ जमा हुई देखकर एक को रोककर मुन्ना, अरे भाई क्या हुआ, उसकी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं उस कमीने ने कोई न्यू ईयर का ऑफर रखा है क्या? उसने कहा होगा कि 1 किलो मांस लो तो पाया फ्री, या 2 किलो मांस लो तो भेजा फ्री। ऐसा कोई स्कीम रखा होगा उसने, और आप लोग बकरे की तरह उसी के पीछे भागते हो। यूं कोस रहा था। ए मुन्ना, तू तो जानता ही है कि वो कन्ना हर रोज नए नए वेराइटी ऑफर्स रखता है। जानते हो आज का स्कीम क्या है? 1000 केजी का एक बकरा लाया है, वो मुझसे भी लंबा है। वैसे इतना बड़ा बकरा हमने कभी नहीं देखा। सुना है कि वैसा मटन खाएं तो खूब ताकतवर बनेंगे, इसीलिए लोग वहाँ भाग रहे हैं। ये सुनकर मुन्ना, क्या 1000 केजी का बकरा? लोग इतना बड़ा बकरा देखने के लिए भाग रहे हैं? वो क्या है मुझे भी देखना है, पर अगर मैं गया तो कन्ना के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। मुझे लगता है कि कन्ना के इस पब्लिसिटी के कारण मैं अपना दुकान नहीं चला पाऊंगा। मुझे दुकान बंद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, मुझे जाकर किसी नदी में डूब मरना होगा। कहकर दुखी हो रहा था कि वहाँ से गुजर रहा एक जादूगर इसे देखकर, ए मुन्ना, ये क्या, सारा गांव यहाँ पे जश्न मना रहा है और तुम रो रहे हो? क्या बताऊं, एक वक्त था जब कन्ना मेरे दुकान में मटन की पोटली बनाता था, और आज वो मेरे ही दुकान के सामने दुकान खोलकर नित नए ऑफर्स और स्कीम्स के साथ मेरा ही धंधा ठप कर रहा है, और मैं हर रोज मक्खी मारता बैठा रहता हूँ। बस इतनी सी बात? तो ठहरो, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। जब सारा गांव मेरा जादू देखकर हंसता था, एक तुम ही थे जो मुझे प्रोत्साहन देते थे। तो जब तुम तकलीफ में हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? ये लो, ये हवा का पंप है, इससे तुम अपने भेड़ बकरियों में हवा भरो। तो वो 100 केजी तो क्या, 200, 300, 500, 1000 केजी का भी बन सकता है। इससे तुम उससे भी बढ़िया धंधा कर सकते हो। ये सुनकर मुन्ना उछलकर कूदा और, मुन्ना, अरे थैंक्स बॉस, थैंक्स। अगर तुमने जैसा कहा वैसा हुआ तो मैं तुम्हारे लिए एक मैजिक स्कूल बनवाऊंगा। कहकर उस मैजिक पंप को लेकर अपने पास रखे एक भेड़ को हवा भरने लगा। वो भेड़ यूं फूलते फूलते 500 किलो वाला भेड़ बन गया। बस ये देखकर खुशी से उछलता हुआ मुन्ना, भाई और बहनों, आओ आओ, सिर्फ 100 केजी का भेड़ देखकर खुश ना हो, मेरे पास देखिए 500 केजी का भेड़ है। आइए आइए, आज इस भेड़ को काटकर आप सबको 1-1 केजी मांस मुफ्त में दूंगा। ये सुनकर लोग कन्ना के दुकान को छोड़कर मुन्ना के दुकान के सामने लाइन लगाने लगे। लोग, अरे यार, उस कन्ना के दुकान में सिर्फ 100 केजी का भेड़ है, पर मुन्ना के पास 500 केजी का भेड़ है। ऐसा भेड़ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। लगता है इस एक भेड़ का मांस सारे गांव के लिए काफी होगा। कहकर मुन्ना के दुकान के आगे लाइन लगाने लगे। उस दिन से मुन्ना के दुकान के सामने भीड़ जमा होने लगी। मुन्ना ने खूब पैसे कमाए। वादे के मुताबिक एक मैजिक स्कूल बनाकर भी दिया उस जादूगर को। ये देखकर ईर्ष्या के मारे कन्ना, अरे ये मुन्ना तो पहले मक्खी मारता था, अब अचानक इसके पास इतने इतने बड़े बड़े भेड़ कहाँ से आ गए? ये 100 केजी वाला भेड़ लाने के लिए कितने गांव घूमना पड़ा, पर मुन्ना घर से बाहर नहीं निकलता, फिर भी 500-500 केजी के भेड़। जरूर इसके पीछे कोई राज है, किसी तरह इसका पता लगाना होगा। कहकर एक दिन रात को चोरी छिपे मुन्ना के दुकान के पास जाकर देखा। बस जब सब चले गए तब मुन्ना ने दरवाजा बंद किया और अपने पास वाले जादुई पंप से भेड़ बकरियों को हवा भरने लगा। वे धीरे धीरे फूलने लगे। ये देखकर कन्ना, अच्छा, तो मुन्ना के जैंट भेड़ बकरी के पीछे ये राज है, यानी ये सारा जादू उस मैजिक पंप का है। किसी तरह उस हवा वाले पंप को चुराना होगा। कहकर मुन्ना के जाने के बाद उस पंप को चुराया। सबकी नजर बचाकर उसे अपने दुकान में ले जाकर वहाँ पर एक ही भेड़ था, उसमें हवा भरने लगा। वो भेड़ बहुत फूलने लगा, लेकिन लालची कन्ना
और हवा भरने लगा और हवा भरने लगा। और कन्ना, हाँ और बड़ा बनो और बड़ा बनो, कल मैं उस मुन्ने से भी ज्यादा बहुत बड़े भेड़ को तैयार करूंगा, तब सारा गांव मेरे दुकान के बाहर लाइन लगाएगा, मेरे दुकान की रौनक फिर से आ जाएगी। यूं हवा भरता गया तो वो भेड़ अचानक धड़ाम से फट गया। उससे उसका दुकान भी चूर चूर हो गया। जो एक भेड़ था उसके भी फट जाने से और कोई चारा ना बचा तो वो सीधा मुन्ना के पास गया और मुन्ना भैया, शेर के खाल में गीदड़ की तरह मैं तुम्हें देखकर तुम जैसा बनना चाहता था। मैं तुमसे आगे बढ़ना चाहता था कुछ जादू करके, और आज मेरी नौबत यह है कि मैं सड़क पर आ गया हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपने पास नौकरी पर रख लो बॉस। कहकर हाथ जोड़ने लगा तो मुन्ना ने उसे नौकरी पर रख लिया और ये ईमानदारी से काम करने लगा। 10 रुपए में गरीब का खाना। एक दिन शुभम नाम का नौकर एक महंगे कार को धो रहा था। वाह, कितना बढ़िया है ये कार। छोटे सरकार आकाश बड़े खुशकिस्मत हैं, हर महीने नए कार खरीदते रहते हैं। इस कार के सीट कितने मुलायम हैं, कहकर उसमें बैठकर मजे लेने लगा। ये देखकर आकाश वहां दौड़ा दौड़ा आया। शुभम को पकड़कर डंडे से मारते हुए, क्यों रे कमीने, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे कार में बैठते हो, तुम्हारी औकात क्या है, कहकर उसे मारने लगा। बाद में पेट्रोल छिड़क कर कार को जला डाला। उसके पिताजी, अरे बेटे 50 लाख की गाड़ी को यूं ही जला डाला, इतना ही था तो सीट बदल देते। वैसे इतनी अकड़ ठीक नहीं है बेटा। पिताजी, मेरे कुछ सिस्टम हैं, मेरी वस्तुएं सिवा मेरे किसी और का छूना मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसे जला डालता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, पर मेरी वस्तुओं को छुआ तो मैं चुप नहीं रहता। ऐसे घटिया लोगों को दोबारा काम में रखा तो मैं चुप नहीं रहूंगा, कह देता हूँ। मैं नौकरी से निकाल दिया जाता है, चलो जाओ यहाँ से। यूं बेचारा शुभम वहाँ से चला गया। घर पर शुभम की पत्नी, वो कैसा आदमी है जी, उसकी इतनी अकड़। वैसे उसकी कार में बैठने से क्या वो पिघल जाएगा या घिस जाएगा? नहीं ज्योति, गलती मेरी है। नौकरी देने से पहले ही बड़े साहब ने उनके बारे में मुझे बताया था, मैंने ही गौर नहीं किया था। हर एक के अपने अपने नखरे होते हैं, इसमें क्या गलती है। कल जाकर दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। पास वाले गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट था। उसका मालिक था पंकज। वो बहुत घमंडी था, उसे गरीबों से खींच थी। उसके रेस्टोरेंट में भोजन अच्छा होने के कारण लोग उमड़ उमड़ कर आते थे उसके पास। शुभम नौकरी ढूंढते ढूंढते वहां आया और पंकज से मिला। ठीक है, तुम्हें महीने का 3000 रुपए तनख्वाह मिलेगा। तुम्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। सवेरे 4 बजे से रात के 12 बजे तक, जरूरत पड़ी तो दुकान बंद करने तक तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा। मेरे रेस्टोरेंट में तुम्हें कुछ नहीं खाना होगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं खिलाऊंगा। पानी भी तुम्हें बाहर जाकर ही पीना होगा। किसी कारण तुमने छुट्टी ली तो उस दिन का वेतन काट दिया जाएगा। मंजूर है? शुभम मान गया और उस दिन से रेस्टोरेंट में कई किस्म के काम करने लगा। एक बार किसी कारणवश हफ्ते भर के लिए सारी दुकानें बंद हो गईं, रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। महीने भर बाद पंकज ने उन्हें वेतन दिया। ये क्या मालिक, मैंने तो छुट्टी नहीं ली, आपने फिर वेतन क्यों काटा? तुमने छुट्टी नहीं ली तो क्या हुआ, हफ्ते भर दुकान बंद था ना, इसीलिए काटा। मालिक, ये तो अन्याय है। मैं कौन सा जानता था कि बंद होगा, इससे मेरा क्या संबंध? मेहरबानी करके पूरा वेतन दीजिए मालिक। क्यों, क्या मैं जानता था कि बंद होगा? जब रेस्टोरेंट ही नहीं खुला तो मैं तुम्हें वेतन क्यों दूं? मालिक, आप धनवान हैं, पैसे वाले हैं, हफ्ते भर दुकान ना खुले तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर मालिक, हम आप जैसे नहीं हैं। आपने जो पैसे काटे हैं वो बहुत ज्यादा हैं मालिक, प्लीज जरा सोचिए मालिक। ज्यादा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें काम करना हो तो करो, वरना चलते बनो। ये सुनकर शुभम चुप हो गया। एक दिन आकाश उस रेस्टोरेंट पर आया। उसे देखकर शुभम हैरान हो गया। तुरंत उसे एक उपाय सूझा। आकाश जी नमस्कार। उस दिन मैंने आपके कार में बैठकर बहुत बड़ी गलती की। मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ सरकार। ये क्या,
आप ऐसे रेस्टोरेंट आए हैं? ये तो आपके हैसियत से नीचे है। जो हुआ सो हुआ। अब स्टेटस का क्या है शुभम? सुना है यहाँ खाना स्वादिष्ट होता है, इसीलिए आया हूँ। सब आइटम्स लेकर आना। शुभम ने सारे आइटम्स लाकर उसके टेबल पर रखा। उसे खाकर आकाश, अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है शुभम। बिल कितना हुआ? तुम फौरन बिल लेके आओ, मैं हाथ धोकर आता हूं। तब शुभम ने उसका बटुआ निकाला और अपने जेब में रख लिया। बाद में आकाश ने जब आकर बटुआ नहीं पाया तो वो परेशान हो गया। क्यों, क्या हुआ? बटुआ गायब हो गया? अच्छा नाटक कर लेते हो, हाँ? तुम किसे पट्टी पढ़ा रहे हो? बहुत देखे तुम जैसे निकम्मे। इधर जाओ और चुपचाप बर्तन मांजो, कहकर उसे थप्पड़ मारा। यूं बेचारा आकाश वहां पर बर्तन मांजकर थक गया, फिर अपमानित होकर वहां से चला गया। अगले दिन शुभम आया और आकाश से मिला। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे और उसके रेस्टोरेंट को आग लगा दूंगा। वो मुझे समझता क्या है, कहकर गुस्सा होने लगा। सरकार शांत हो जाइए, सरकार शांत हो जाइए। उसे आग लगाने का क्या मजा है सरकार? पर अगर उसके धंधे को ठप किया तब वो सड़क पर आ जाएगा, तब मजा आएगा सरकार। उसको इस बात की घमंड है ना कि उसका धंधा अच्छा चल रहा है। अगर हम लोगों को कम दाम में अच्छा खाना दें तो बस काफी है। तब लोग उसे और उसके रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे सरकार। तब आएंगे उसके अकल ठिकाने। अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छा आइडिया है। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ। उसके दुकान के सामने ही तुम एक नया रेस्टोरेंट खोलो, चाहे जितना भी घाटा क्यों ना हो, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। यूं अगले दिन उस रेस्टोरेंट के सामने शुभम साइकिल पर आया। साइकिल के ऊपर खाने का सामान था। शुभम, आओ भाई आओ, जो भी खाओ केवल 10 रुपए। चिकन बिरयानी केवल 10 रुपए, मटन बिरयानी केवल 10 रुपए, चिकन 65, चिकन मंचूरिया, जो भी खाओ केवल 10 रुपए। आओ भाई आओ, ऐसे कहने लगा। बस लोग उसके साइकिल के सामने लाइन लगाने लगे। 10 रुपए में ये सब बेचता हुआ देखकर पंकज परेशान हो गया। ये सब कार में बैठे बैठे कोक पीते हुए आकाश देख रहा था और आनंद ले रहा था। कुछ दिनों बाद पंकज ने रेस्टोरेंट बंद कर लिया और वहां से चला गया। ये देखकर आकाश मजा आ गया, गधे को सबक सिखाया। और नहीं तो क्या, मुझसे पंगा लेता है, कहकर हंसने लगा। तब शुभम ने जो कुछ हुआ आकाश को बताया। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया, पर 4 दिन तो गरीब अच्छा खाना खा सकते हैं, ये सोचकर मैंने ऐसा किया। अब से इस साइकिल की हमें जरूरत नहीं है। नहीं शुभम, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरी आंखें खोल दी, ने मेरे आत्मसम्मान को जगाया और मुझसे 4 लोगों के लिए भले का काम कराया। शाबाश, ये 10 रुपए का खाना बंद नहीं होना चाहिए, तुम इसे जारी रखो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तब से आकाश अहंकार छोड़कर आराम से रहने लगा। शुभम गरीबों को 10 रुपए का खाना देते हुए खुशी खुशी रहने लगा। ट्राइबल चिकन। रस्तोगी नाम का व्यक्ति नए नए बाइक खरीदा और उसमें रोड ट्रिप पर जाने की प्लान कर रहा था। अकेले जाने में डर लग रहा था तो अपने दोस्त प्रेम चोपड़ा के पास गया। प्रेम से रस्तोगी, अरे यार देखो, कल ही मैंने एक नया बाइक खरीदा है, सोचता हूँ कि इस पर रोड ट्रिप पे चले जाऊँ, तुम चलोगे मेरे साथ? अच्छे काम पर जा रहे हो, क्यों मुझे अपने साथ खींच के ले जाते हो? अरे यार मैं जंगल में जा रहा हूँ, फॉरेस्ट, और तुम मेरे दोस्त हो, कोई मनहूसियत नहीं हो। वैसे तुम जानते भी हो कि रोड ट्रिप होता क्या है? अरे क्यों नहीं जानता यार। अब मान लो हम होटल जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर वापस लौटते समय जिसने हमें परोसा उसे हम टिप देते हैं ना। इसी तरह रोड पर जाते हैं और पता लगाते हैं कि उस रोड को किसने बनाया और उसे हम टिप देते हैं, उसी को रोड ट्रिप कहते हैं, है ना? अरे यार कमबख्त, इतनी दिमाग के साथ तुम इस धरती पर बोझ बनकर कैसे जी रहे हो यार? अरे यार, रोड ट्रिप का मतलब है इस बाइक में पूरे देश का एक भ्रमण करना है यार। अच्छा, तो फिर चलो यार, मेरे नौनिहाल देख के आते हैं। अरे तेरे नौनिहाल वगैरह देखना नहीं है यार, हम जंगल में जा रहे हैं, फॉरेस्ट ट्रेल, चलोगे? अरे यार तू बुला तो सही, तेरे साथ मैं जंगल तो क्या अंडमान भी आने के लिए तैयार हूँ, चलो चलते हैं, कहकर दोनों जंगल की ओर जाने लगे। यूं जाते हुए, यार प्रेम, तू गूगल मैप देखना जानता है? अगर देखना जानते हो तो जरा देख के बताना कि हमने जिस जंगल की ओर जाना है वो कितनी दूर है और किस ओर है, यूं मजे से वहां जाकर आते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं आता, बिल्कुल देख सकता हूँ मैं। जरा अपना फोन देना,
मैं मैप देखकर बताता हूँ कहकर उससे फोन लिया और उसको देखते हुए, अरे हाँ जरा राइट की ओर मुड़ना, अब जरा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ अब सीधा जाओ कहकर रूट बताते हुए बीच में रोक दिया। रस्तोगी को शक हुआ और वो, क्यों यार, रूट बताना बंद क्यों किया? जल्दी बता यार, देखने से लगता है कि वो बड़ा घना जंगल है, कोई जंगली जानवर आया तो नाश्ते में हम दोनों को खा जाएगा। मेरी बात मानो, जल्दी रास्ता बताओ। क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, यहाँ सिग्नल नहीं है और मैप बंद हो गया। अब हमें ही किसी ना किसी तरह रूट पता करके जाना होगा, नहीं तो यहीं से हम वापस लौट जाते हैं। मेरी बात मान लो। अरे एक बार कमिट कर दिया तो अपनी बात मैं खुद नहीं सुनता, तो तेरी बात क्यों मानूं? तो मेरा कदम हमेशा आगे की ओर जाएगा और तुम मेरे साथ चलोगे। कहकर आगे जाने लगे तो उन्हें एक शेर का दहाड़ सुनाई दिया। बस दोनों ने बाइक को वहीं छोड़ दिया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। यूं काफी देर पेड़ पर बैठे रहे। अरे यार, तूने भी शेर का दहाड़ सुना था ना, पर हमें पेड़ पर चढ़े काफी देर हो गया, अब तक शेर बाहर क्यों नहीं आया? अरे हम बड़े शेर की तरह है ना, हमें देख के वो शेर डर गया होगा, इसीलिए पेड़ के पीछे जाकर छिप गया होगा या भाग गया होगा। वैसे हमें देख के इतना तो डर होना ही चाहिए। यूं कह रहा था कि शेर ने फिर दहाड़ा। वो आवाज कहां से आ रही है, यूं मुड़ के देखा तो उनके पीछे ही एक पेड़ के टहनी पर एक बड़ा शेर बैठा हुआ था। बस दोनों एकदम पेड़ से नीचे कूदे और भाग खड़े हुए। यूं दौड़ते दौड़ते एक जगह पहुंचे और वहां रुक गए। यार मुझसे और नहीं भागा जाता, मैं एकदम थक गया हूँ और भूख लगी है यार। अगर जल्दी से कुछ नहीं खाया तो लगता है मैं मर जाऊंगा यार। अरे चुप हो जा यार, ये कोई शहर है क्या कि भूख लगी तो किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लिया? ये जंगल है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यार अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। तुम मेरे भूख के बारे में नहीं जानते। अरे रुको यार रुको, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। यूं थोड़े आगे गए, कुछ आदिवासी दिखाई दिए। रस्तोगी उनके पास गया और, भैया मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है, उसे कुछ खाने को दो ना। अच्छा शहरी बाबू हो तुम लोग, ठीक है वैसा ही सही, पर हमारे रिवाज के अनुसार जो हमारे घर में खाना खाएगा उससे हमारी बेटी की शादी कराते हैं हम। ठीक है, उसे खिला दीजिए, नहीं तो मेरा दोस्त मर जाएगा। फिर प्रेम चोपड़ा के पास गया रस्तोगी। यार एक खुशखबरी है, तुझे बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। ये देखो, यहाँ आदिवासी हैं, इनके बड़े अजीबो गरीब तौर तरीके हैं। वो कहते हैं कि तुम उनके चिकन बिरयानी खाओगे तो उनकी बेटी से तुम्हारी शादी करा देंगे। तो तुम्हें खाना चाहिए तो उनकी बेटी से शादी करनी होगी। बोलो मंजूर है? अरे यार लगता है मैं 3-4 मुर्गी खा जाऊंगा, इतनी भूख लगी है यार। जरा पता कर लो कहीं वो उसके लिए 3-4 लड़कियों से मेरी शादी ना करा दे। मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो ठीक है चलो कहकर उन आदिवासियों के पास उसे ले गया। तब आदिवासी उस मुर्गी को एक पेड़ से लटका कर, क्यों भाई सुना है तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? आओ पहले तुम्हारे हाथ हम पीछे बांधते हैं। ये जो मुर्गी लटकी हुई है उछल उछल कर उसे अपने मुंह में दबोचना होगा। ऐसा किया तो फिर उस मुर्गी को काट कर हम तुम्हारे लिए चिकन बनाकर खिलाएंगे। अरे तुम्हारे रीति रिवाज को आग लगे, यहाँ भूख के कारण मैं मर रहा हूँ और तुम लोग मुझे उछल के पकड़ो, मुर्गी को मुंह में दबोचो, जैसे बड़े अजीबो गरीब तौर तरीके क्यों बता रहे हो यार? कहकर रोता हुआ उन्होंने जैसे कहा वैसे किया। तब उन्होंने उस मुर्गी को पकाया और उसके सामने रखा। वो खाने ही वाला था कि आदिवासी, स्टॉप स्टॉप बेटा स्टॉप, अभी नहीं खाना है, अभी कुछ और रिवाज हैं। पहले मेरे बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधो। तब प्रेम चोपड़ा ने जल्दी से मंगलसूत्र बांधा। अब तो खा सकता हूँ ना कि अभी कोई और रीति रिवाज बाकी है? भूख के कारण मर रहा हूँ सर, प्लीज अब और कंडीशंस ना रखिए सर, मेरी हालत बहुत खराब है। खाओ बेटा खाओ, आराम से खाओ, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये ट्राइबल चिकन है, ये वैसे नहीं मिलता। मेरी बेटी बहुत अच्छी शिकारी है, उसने ढूंढकर इस मुर्गी को पकड़ के लाई है, मेरी बेटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं अभी भूख मिटाने के लिए तुम खा रहे हो, भूख मिटने के बाद कहीं तुम भागने की प्लान करो तो पहले ही बता रहा हूं कि वो तुम्हें ढूंढ लेगी शिकारी की तरह। मैं कहीं नहीं भागूंगा सर, पहले वो चिकन तो खिलाइए। कहकर
दबादब वो चिकन पेट भर कर खाया, फिर वहीं उन आदिवासियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मनी व्हीकल्स। एक बार एक गांव में एक आदमी बहुत कीमती कार चलाते हुए तेजी से जा रहा था। उसका नाम गंभीर था। वो एक अमीर का बेटा था। तभी और एक आदमी कीमती कार में तेजी से सामने से जाते हुए दिखाई दिया। तुरंत उसने कार रोककर, कौन है ये? राकेश जैसा लग रहा है, केड़ा कहीं का, इसने भी फॉरेन कार खरीद लिया। मुझे एक बात भी इसके बारे में नहीं कहा, इसको अच्छा सबक सिखाना होगा। फिर उसने अपने कार को एक पहाड़ के ऊपर लेके गया। वहां से उसे घाटी में ढकेल दिया। वो एड़ा मेरे जैसा ही कार खरीदा, अब मैं उससे भी कीमती कार खरीदूंगा, वो देखकर उसे रोना होगा, सोचा। गंभीर के पिता ने बहुत अन्याय और गलत काम करके बहुत पैसा कमाकर उनको उनके घर के अंडरग्राउंड में छुपा कर रखता था। वहां पैसा छुपा रहा पिता के पास आकर गंभीर ने जो हुआ सब कुछ बताया। क्या रे, तुम्हारे जिद फिर से कार को घाटी में ढकेल दिया? नया मॉडल कार ही तो है ना वो, इतना घमंड तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा रे। अगर उसने तुम्हारे जैसा कार खरीदा तो तुम अपने कार को क्यों नष्ट करते हो? नॉनसेंस। इनकम टैक्स लोगों को अभी से हमारे ऊपर बहुत शक है। ऐसा तुम कार के ऊपर कार खरीदते रहोगे तो शक बढ़कर सब पकड़ लेंगे। और तुम्हें इस अंडरग्राउंड में बिना वजह नहीं आने के लिए कहा था ना मैं। वो सब मुझे पता नहीं है। इस गांव में मेरे जैसे कार में कोई नहीं घूम सकते हैं बस। और इतने पैसे इकट्ठा किया है ना, क्या करोगे सबसे? तुरंत ही लेटेस्ट कार ऑर्डर करो। फिर उसके पिताजी ने सर पकड़ लिया। एक दिन एक मिनी मनी ऑटो, एक मिनी मनी कार और एक मिनी मनी जीप गांव में आए। उन्हें रिमोट से 3 युवक चला रहे थे। वो देखकर गांव वाले आश्चर्य हो गए। वे तीनों रिमोट के मदद से उन गाड़ियों को चला रहे थे तो लोग चौंक कर देख रहे थे। तभी गंभीर अपने नया कार में वहां आया। हेलो ब्रदर्स, कौन हो आप लोग? ये गाड़ियां क्या है? कुछ वैरायटी से है? तुम कौन हो? तुम्हें हमारे बारे में क्यों बताना है? हेलो, मैं इस गांव का धनवान हूँ। देखा ना मेरा लेटेस्ट कार? ये जब सड़क पर जाता है तो कोई भी नजर नहीं हटा सकते हैं। ऐसे कार खरीदना है तो आप लोगों को ये जन्म काफी नहीं होगा। मगर आप लोग कौन हो बताइए? तब तीनों ने जोर से हंसने लगे। उसकी वजह से गुस्से में आकर गंभीर, अरे ओए, क्यों ऐसे पागल के जैसे हंस रहे हो? पागल हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा क्या? पागल हम नहीं, तुम हो। तुम्हारा कार कीमती हो सकता है मगर हमारे मिनी व्हीकल्स को लोग चौंक कर देख रहे हैं। ये असली पैसों से नहीं बने हैं लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं, वही हमारा महानता है। गाड़ी कितना कीमती है ये नहीं है जी, कितना वैरायटी वाला है वो जरूरी है। देखो देखो, आपके गांव के लोग हमारे गाड़ियों को घूर घूर कर देख रहे हैं। जाकर अपना काम देखो जी। फिर जब गंभीर ने देखा तो लोग उन गाड़ियों को घूर घूर कर देखते रह गए के देखते हुए दिखाई दिए। उसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आया। क्या जी? गुस्सा आ रहा है क्या? हमारे पास पैसे नहीं होने से भी तुम जैसे पैसे वालों के घमंड निकालने के लिए ही ऐसे गांव में घूमते रहते हैं। अरे ओए, मेरे बारे में आप लोगों को मालूम नहीं है? आप नकली पैसों से गाड़ी बनाकर लाकर बिल्डअप दे रहे हो ना। रुको, मैं असली पैसों के बंडल से गाड़ी बनाकर लाता हूँ, तब लोग किसके गाड़ी को देखेंगे? आप लोग भी देख लेना। कहकर गुस्से से वहां से चला गया। बाद में अंडरग्राउंड से पैसों के बंडल को लाकर उनको टायर्स लगाकर एक गाड़ी बनाया। उसे चलाकर जब वो गांव में आ रहा था तो सब लोग चौंक कर देखने लगे। अरे वो सिली फेलोस, देखा मेरे गाड़ी को लोग कैसे देख रहे हैं? मुझे गुस्सा दिलाओगे तो ऐसे ही होगा। अरे किसको उल्लू बना रहे हो? ये पैसे तो देखने से सब नकली लग रहे हैं, नहीं तो इतना सारा पैसे किसके पास रहेगा? अरे ओए, क्या सोच रहे हो हमारे बारे में? वो असली पैसे ही है। हमारे घर के नीचे अंडरग्राउंड में भर भर के नोटों के बंडल रहते हैं, चाहिए तो आकर देख लो।
आएंगे रे आएंगे, हमारा पूरा डिपार्टमेंट सब आएंगे। हम कौन है तुम्हें पता नहीं है ना, हम इनकम टैक्स वाले हैं। अब तक तुम्हारे पिताजी ने पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं कहकर उस जगह को ढूंढ रहे हैं, वो आज पता चल गया है। आज से तुम और तुम्हारे पिताजी जेल में आटा पीसोगे। और फिर वैसे ही बाप और बेटा जेल के कैदी बन गए। स्कूल पिकनिक जलेबी कुकिंग। एक गांव के सरकारी स्कूल में सम्राट नाम का एक अध्यापक काम करता था। वो सुबह स्कूल शुरू होते वक्त स्कूल आता था और रजिस्टर में दस्तखत करता था। बाद में क्लास में बच्चों से, अरे बच्चों, तुम लोगों को मैं स्कूल में नहीं रहूंगा कहकर पता है ना, यही मौका है सोचकर क्लास से बाहर आए तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। तुम लोगों की हरकतें मैं सीसीटीवी में देखते रहूंगा, याद रखना। यूं कहता था। बच्चे तब ये कैसी आफत है रे भाई, कहकर अपना सर पकड़ लेते थे। उसके बाद सम्राट अपने जिलेबी के बंडी के पास जाता था। वहाँ मौजूद उसकी पत्नी कुसुम उससे, आप क्लासरूम छोड़कर क्यों आ रहे हैं जी? अपने जिलेबी का व्यापार मैं देख लूंगी बोली ना। बोली। सम्राट तब, अपना मुंह तो देखो, तुम्हें छुट्टे गिनना नहीं आता और तोलना भी नहीं आता। तुम ये सब देखोगी। उस स्कूल में पाठ पढ़ाए या ना पढ़ाए तो भी मुझे तनख्वाह तो मिलते रहेगा, मगर यहाँ जिलेबी मास्टर नहीं रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। यूं कहता था। एक बार एक आदमी उनके जलेबी के रेडी के पास आकर, देखो भाई, कल मेरे घर में एक बड़ा समारोह है। उसके लिए मैंने एक स्वीट शॉप वाले को ऑर्डर दिया था, मगर उसने आखिरी मिनट में हाथ उठा दिया। इसलिए तुम मुझे कल दोपहर तक 100 किलो जिलेबी तैयार करके दोगे तो मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगा। ये मेरे इज्जत का सवाल है भाई, क्या कहोगे? कहा। सम्राट थोड़ी देर सोचकर, ये क्या बड़ी बात है सर, कल मैं दोपहर 1 बजे के अंदर आपको जलेबी भेजूंगा, एडवांस देकर जाइए सर। कहा। उसने पैसे दिए। उसके जाने के बाद कुसुम, आपने ये क्या कह दिया जी? उतने जिलेबियां बनाने के लिए अभी के भी उतने सारे रसोइये और सामान कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, मैं एक काम करूँगी, मेरे भाई को फोन करके अपने लिए जरूरतमंद चीजें भेजने के लिए बोलूंगी। वो शादी और फंक्शंस में कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, आसानी से इंतजाम कर देंगे। सम्राट तब, वो इंतजाम करेंगे री, मगर उनके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। काम वालों के वेतन, सामान का भाड़ा, पैसे पानी की तरह खर्च होंगे। कहा। कुसुम तब, तो फिर कैसे करने के लिए सोच रहे हैं जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूछी। सम्राट तब, मेरा प्लान तुम्हें उतने आसानी से समझ नहीं आएगा री, देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ। कहा। सम्राट तुरंत स्कूल को गया। क्लास में बच्चे सम्राट इतने अचानक से क्यों आया है कहकर हैरान होकर देखने लगे। सम्राट बच्चों से, बच्चों, तुम लोग सुबह से लगातार पढ़ते पढ़ते बहुत तंग हो गए हो कहकर मुझे पता है। कहा। तब एक बच्चा, क्या पढ़ाई? अभी तक आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ाया है ना मास्टर जी, हम तंग क्यों होंगे भला? सम्राट तब, हाँ, वही रे, क्लास में बैठते बैठते तुम लोग तंग हो गए हैं कहकर मेरा उद्देश्य है। इसलिए तुम्हारे खुशी और मनोरंजन के लिए कल मैं एक पिकनिक प्लान कर रहा हूँ। हम कल सुबह ही पास में मौजूद जंगल में जाकर खुद खाना पकाकर वन भोजन करेंगे। प्रकृति के सुंदरता का आनंद लेते हुए पेट भर के खाएंगे, ठीक है? कहा। बच्चे खुशी से तालियां मारने लगे। सम्राट, मगर इतने लोगों के लिए खाना पकाने हमारे पास बर्तन नहीं है ना, इसलिए आप सबको आपके घरों में अपने माँ से पूछकर एक एक भगोना, बड़ी कढ़ाई, कलछी जैसे सामान लाना होगा। उसके साथ साथ खाना पकाने के लिए राशन के सामान भी चाहिए ना, इसलिए आपके पिताजी से पूछकर 100 रुपए लाना। अब तुरंत आप लोग जाकर पैसे लाए तो मैं कल के लिए सब तैयार करके रखूंगा, ठीक है? कहा। सब खुशी से ठीक है मास्टर जी बोले। अगले दिन सुबह सम्राट और बच्चे जंगल को पहुंचे। बच्चे बड़े बड़े चूल्हों को जलाकर उनके ऊपर बड़े बड़े भगोने रखे। एक बच्चा तब, किस किस को क्या क्या पकाना है मास्टर जी? हमें खाना पकाना नहीं आता है ना, और ऊपर से यहाँ पर कुछ आटा, तेल और चीनी के अलावा और कुछ नहीं है। इनसे हम अब क्या करने वाले हैं? पूछा।
सम्राट तब उतने किस्म के व्यंजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है रे, हमारा पेट खराब हो जाएगा ना, इसलिए हम सब मीठे मीठे जलेबियां बनाएंगे। जलेबी बनाना उतना मुश्किल काम भी नहीं है, कैसे बनाना है मैं बताऊंगा ना। मैं तुम्हारे बीच में एक मुकाबला भी रखने वाला हूँ, जो जितने ज्यादा जलेबियां बनाएगा उसे महीने में 15 दिन स्कूल को आने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें फुल अटेंडेंस दे दूंगा। कहकर जलेबियां कैसे बनाना है उन्हें समझाया। बच्चे बहुत खुशी से अपने अपने भगोनों में जलेबियां डालने लगे। अच्छे से जलने के बाद उन्हें चशनी में डालने लगे। सम्राट भी जलेबियां बनाने लगा। दोपहर तक 100 किलो जलेबियां तैयार हुई। बच्चे अच्छे से नीचे बैठकर अपने सामने थालियां रखकर जलेबियां खाने के लिए बड़े आस से देखने लगे। इतने में एक ट्रॉली ऑटो वहां पर आया। सम्राट पूरे जलेबियां उस ट्रॉली में चढ़ाया। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। सम्राट बच्चों के पास आकर वो जलेबियां हमारे लिए नहीं है बेटा, वो अनाथ आश्रम में रहने वाले बूढ़े और बच्चों के लिए है। मैं जाकर उन्हें आपके नाम पे जलेबियां बांट कर आऊंगा। इसके अंदर आप लोग थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर शकरकंद और तरह तरह के सब्जियां मिलेंगे, उन्हें खाकर खुशी से खेलिए, मैं बस आ जाऊंगा, कहा। ऐसे सम्राट ट्रॉली और ऑटो लेकर चला गया। टिंकू नाम का एक बच्चा ये जलेबी मास्टर अपने सामान और हमारा इस्तेमाल करके जलेबियां तैयार करवा कर बेच रहा है। अब बस बहुत हो गया, कुछ भी करके इसे स्कूल से निकाल देना होगा, नहीं तो हम बड़े होकर इसके जैसे ही बनेंगे, कहा। सारे बच्चे हाथ उठाकर हाँ हाँ निकालेंगे निकालेंगे कहकर पुकारे। 2 दिनों के बाद एक विद्या शाखा अधिकारी सम्राट के रेडी के पास आया। सम्राट उन्हें देखकर आप कौन है सर? लगता है गांव में नए आए हैं, गर्मा गर्म जलेबी दूं क्या? पूछा। वो आदमी जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए गर्मा गर्म डिसमिस ऑर्डर तैयार करके लाया हूँ। बच्चे तुम्हारे बारे में बोलते हुए मुझे 20 पेजेस का लेटर लिख कर दिए। छी, आखिर में उनके टेक्स्ट बुक्स को भी फाड़ कर जलेबियों का फोड़ा बनाकर बेच रहे हो क्या? इसलिए मैंने तुम पर केस भी बुक किया है, कहा। ये सुनते ही सम्राट के पसीने छूटने लगे। कुसुम तब देखे ना, अब आप जेल में जाकर जलेबियां बनाइए, तुम जेल में सड़ो, मैं अपने मायके जा रही हूँ, बोली। सम्राट रोने लगा।